नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपको एमए फाइनल राजनीति विज्ञान के 7वें प्रश्न पत्र का युद्ध की घोषणा और युद्ध के तात्कालिक प्रभाव नामक टॉपिक के बारे में बताऊंगी। युद्ध की घोषणा की बात करें तो 17वीं शताब्दी तक यूरोप में यह प्रथा थी कि युद्ध करने से पूर्व अग्रदूतों तथा वार्तावाहकों द्वारा दूसरे राज्यों को युद्ध करने की सूचना दे दी जाती थी। सूचना देने के पश्चात युद्ध छेड़ा जाता था। इसका उदाहरण सन 1935 का फ्रांस स्पेन के बीच होने वाला युद्ध है। युद्ध जारी करने से पूर्व फ्रांस ने स्पेन के पास अपने दूतों को युद्ध की घोषणा करने के लिए भेजा और 18वीं शताब्दी में युद्ध की पूर्व सूचना या पूर्व घोषणा की प्रथा का अंत हो गया। ग्रोशियस का विचार है कि युद्ध जारी करने से पूर्व युद्ध की घोषणा करना आवश्यक है। 19वीं शताब्दी में भी इस नियम की ओर ध्यान नहीं दिया गया। 20वीं शताब्दी में तो इस बात की पूर्ण अवहेलना की गई। सन 1904 में जापान ने बिना पूर्व घोषणा किए हुए पोर्ट आर्थर पर आक्रमण करके रूस के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। इसी तरह हम बात करें 1907 के हेग सम्मेलन में यह नियम निर्धारित किया गया कि युद्ध करने से पूर्व शत्रु को युद्ध के कारणों से अवगत कराना चाहिए, अंतिम चेतावनी देनी चाहिए, तटस्थ राज्यों को इस स्थिति से अवगत कराया जाए। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ से पूर्व ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को युद्ध की पूर्व सूचना दी थी। 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने से पूर्व जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने की पूर्व घोषणा की थी। 20वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हेग के सिद्धांतों की अवहेलना की गई। जापान ने 1931 में बिना पूर्व घोषणा के मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। इटली ने 1935 में इसी तरह एबिसीनिया पर आक्रमण कर दिया और दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ भी बिना पूर्व घोषणा के हुआ। रूस ने 1939 में पोलैंड और फिनलैंड पर बिना पूर्व घोषणा के आक्रमण करके युद्ध जारी किया। सन 1962 में चीन ने भारत पर इसी प्रकार आक्रमण किया था और सन 1965 में पाकिस्तान ने पुनः भारत पर तथा 1967 में इजराइल ने मिस्र पर बिना पूर्व घोषणा के युद्ध लाद दिया। दिसंबर 1971 में भी पाकिस्तान ने भारत पर पहले आक्रमण किया और बाद में युद्ध की घोषणा की। 2 अप्रैल 1982 से आरंभ होने वाली फाकलैंड की लड़ाई में अघोषित युद्ध था। इन सभी तथ्यों से हमें पता चलता है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करके बिना पूर्व घोषणा किए राज्यों ने युद्ध जारी कर दिए थे और अंतर्राष्ट्रीय कानून की उपेक्षा भी की थी। भविष्य में बिना युद्ध घोषणा के अप्रत्याशित आक्रमणों से ही अधिकांश लड़ाइयाँ छिड़ने की आशा है। तो इस तरह से बिना युद्ध की घोषणा किए हुए भी राष्ट्रों के द्वारा आक्रमण कर दिए जाते हैं। ऐसे में युद्ध के जो तात्कालिक प्रभाव होते हैं उनके बारे में हमें जान लेना अत्यंत आवश्यक है। 2 देशों के बीच युद्ध आरंभ हो जाने पर उन राज्यों के बीच पारस्परिक संबंधों में कुछ मौलिक परिवर्तन हो जाता है, जिनको हम इस तरह से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो है राजनयिक संबंधों का भंग होना। 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ते ही उन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध विच्छिन्न हो जाते हैं। दोनों देश एक दूसरे से अपने अपने राजदूतों को बुला लेते हैं और इस प्रकार दोनों युद्धग्रस्त देश अपना संबंध एक दूसरे से तोड़ लेते हैं। राजदूत शत्रु सरकार से यात्रा पत्र का आवेदन करता है। सिर्फ यात्रा पत्र ही नहीं दिया जाता बल्कि शत्रु देश छोड़ने में जितना आवश्यक समय लगता है उस अवधि तक उन्हें राजदूत के समस्त अधिकार प्राप्त रहते हैं और उनकी रक्षा की जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राजदूतों को स्वदेश नहीं लौटने दिया जाता और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। जब दूतावास बंद किया जाता है तो या तो उसे किसी तटस्थ राज्य को सौंप दिया जाता है या वहाँ के समस्त प्रपत्रों को मोहरबंद करके उसे बंद कर दिया जाता है, यानी दूतावास को बंद कर दिया जाता है। इसी तरह शत्रु देश के व्यक्तियों के साथ व्यवहार की बात हम करें तो युद्ध छिड़ते ही शत्रु देश के नागरिकों को तुरंत बंदी बनाकर उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है। जनसाधारण से उनका संपर्क तोड़ दिया जाता है।
ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि वे किसी प्रकार से शत्रु देश की सहायता न कर सके। बैटिल तथा ब्लंसली का कथन है कि युद्ध राज्यों में होता है, न कि उनके प्रजाजनों में। इसलिए युद्ध छिड़ने पर उचित कारण न होने पर प्रजाजनों पर और उनकी संपत्ति पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो जाने पर युद्धग्रस्त देशों ने शत्रु देशों के नागरिकों को अथवा निवासियों को नज़रबंद कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने थोड़े से जर्मनों को सैनिक दृष्टि से नज़रबंद किया था। सन 1949 के जिनेवा सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि युद्ध आरंभ होने पर या युद्ध काल में शत्रु देश के नागरिकों को अपनी इच्छानुसार अपने देश को वापस जाने का इस शर्त पर अधिकार होना चाहिए कि उनका जाना राज्य के हितों के प्रतिकूल न हो। उन्हें अपनी यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री और धनराशि भी ले जाने का अधिकार होना चाहिए। शत्रु देश के नागरिक यदि किसी देश में रहना चाहें तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जो विदेशों के साथ शांति के समय में किया जाता है। इसी तरह से व्यापारिक संबंधों की समाप्ति भी हो जाती है। जब दो देशों में युद्ध होता है तो व्यापारिक संबंध तत्काल बंद हो जाते हैं अथवा युद्ध काल के लिए समाप्त हो जाते हैं। साधारणतः युद्ध आरंभ हो जाने पर दोनों देशों के स्थापित समस्त समझौते और अनुबंध समाप्त हो जाते हैं। फिर है अनुबंधों पर प्रभाव। युद्ध आरंभ हो जाने पर युद्धग्रस्त देशों के शांति के समय के समस्त संबंध समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार युद्ध का प्रतिकूल प्रभाव दोनों देशों के व्यक्तियों पर पड़ता है। हॉल, फेनविक, कैंपबेल और मैकबेयर ने इस प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव की विस्तृत व्याख्या की है। हॉल का कथन है कि युद्ध का प्रभाव केवल युद्धग्रस्त देश के लोगों के अनुबंधों पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि तटस्थ देश के नागरिक और युद्धग्रस्त देश के पक्ष में नागरिकों के बीच होने वाले अनुबंधों पर भी युद्ध का प्रभाव पड़ता है। फेनविक के अनुसार युद्ध से पूर्व हुए अनुबंध या तो समाप्त हो जाते हैं या युद्ध काल तक के लिए स्थगित हो जाते हैं। इसी तरह शत्रु देश से युद्धग्रस्त देशों की संपत्ति के बारे में भी हम देख सकते हैं कि पहले तक तो यह प्रथा थी कि युद्ध आरंभ होते ही शत्रु देश की अपने राज्य में जो संपत्ति होती थी उसे सरकार जब्त कर लिया करती थी, परंतु अब ऐसा नियम नहीं रहा है। शत्रु देश की वैयक्तिक संपत्ति या ऋण को युद्धरत राष्ट्र जब्त नहीं कर सकते। प्रथम विश्व युद्ध में शत्रु देश की संपत्ति के संरक्षण के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था जो युद्ध काल में उसकी देखभाल करता था। इंग्लैंड ने प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में इस प्रकार की संरक्षण संस्थाएं स्थापित भी की थी। युद्ध काल में शत्रु देश की अपनी विदेशी संपत्ति से कोई लाभ नहीं उठा सकता है। संपत्ति की आय देश से बाहर नहीं जा सकती। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तो द्वितीय विश्व युद्ध में शत्रु देश की ही नहीं तटस्थ राज्यों की संपत्ति को भी युद्ध काल में सील कर दिया था। इस प्रकार 1941 के एक कानून द्वारा इटली, जर्मनी, लिथुआनिया, लटाविया तथा एस्टोनिया आदि राज्यों की संपत्ति को निश्चालित कर दिया। केवल युद्ध घोषणा से ही कोई राज्य शत्रु देश की संपत्ति को जब्त करने का अधिकारी नहीं हो जाता है। इसके लिए उसे विधिवत कानून पास करना होता है। खुले समुद्र में पकड़े गए शत्रु के व्यापारिक जहाज़ों को युद्धरत राष्ट्र अधिकृत कर सकते हैं। स्टार्क ने लिखा कि यह निश्चित नहीं है कि कोई ऐसा भी अंतर्राष्ट्रीय नियम है जिससे शत्रु की वैयक्तिक संपत्ति का राज्य सातकरण पूर्ण रूप से निषिद्ध हो। इस विषय में विधि शास्त्रियों में बड़ा मतभेद है, किंतु शत्रु द्वारा अधिकृत प्रदेश में वैयक्तिक संपत्ति की जब तक लूट या राज्य सातकरण नहीं हो सकता जब तक कि इसका युद्ध में तात्कालिक उपयोग न हो। अर्थात ऐसी संपत्ति का यदि युद्ध में तात्कालिक उपयोग नहीं हो तब तक उसको जब्त नहीं किया जा सकता। लड़ाकू तथा गैर लड़ाकू अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत युद्धरत देश के सैनिकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, वैध तथा अवैध। युद्ध के आरंभ होने पर वैध सैनिक की मृत्यु की जा सकती है, उन्हें बुरी तरह घायल किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है तथा युद्धबंदी भी बनाया जा सकता है। वैध सैनिक सामान्यतः वे सैनिक होते हैं
जो नियमित रूप से सेना में होते हैं। अवैध लड़ाकू को पकड़ा जा सकता है, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, परंतु उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है। गैर लड़ाकुओं को सिद्धांत रूप में घायल नहीं किया जा सकता तथा उन पर आक्रमण भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून में लड़ाकुओं तथा गैर लड़ाकुओं में अंतर रखा गया है। इसी तरह संधियों पर युद्ध का प्रभाव पड़ता है और विभिन्न विधिवेताओं ने अलग अलग प्रकार के मत व्यक्त किए हैं। संधियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए संधियों के प्रकारों के अनुसार उनका वर्गीकरण किया गया है। कुछ संधियां ऐसी हैं जिन पर युद्ध का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन संधियों पर युद्ध का प्रभाव नहीं पड़ता है वे बदस्तूर कार्यान्वित होती रहती हैं और कुछ संधियों को युद्ध काल तक के लिए स्थगित करना पड़ता है। यानी अलग अलग प्रकार की संधियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है युद्ध का। कुछ संधियों तो ऐसी होती है जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और कुछ संधियां हैं वो युद्ध काल तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। तो पुराने विधिवेताओं के अनुसार युद्ध आरंभ होते ही युद्धग्रस्त के देशों के बीच स्थापित संधियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। आधुनिक लेखक इस विचार को नहीं मानते। आधुनिक विधिवेताओं का यह विचार है कि युद्ध आरंभ हो जाने पर कुछ संधियां बनी रहती है और कुछ रद्द हो जाती है और कुछ केवल युद्ध काल के लिए स्थगित कर दी जाती है। अतः इस विषय में कोई एक ही नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में स्टार्क ने दो बातें कही। प्रथम, वस्तुनिष्ठ या विषयनिष्ठ परीक्षण तथा दूसरा व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ परीक्षण, जिसका अर्थ है विषयनिष्ठ परीक्षण के अनुसार संधि का लागू होना या समाप्त होना इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध के दौरान संधि के प्रावधान लागू किए जा सकते हैं या नहीं। अर्थात संधि के प्रावधान युद्ध के दौरान असंगतिपूर्ण है अथवा नहीं। आत्मनिष्ठ परीक्षण के अनुसार यदि संधि के पक्षकारों की इच्छा यह होती है कि युद्ध होने पर भी संधि लागू रहेगी तो ऐसी संधि के प्रारंभ होने पर समाप्त नहीं होती। तो इस प्रकार अधिकांश विशेषज्ञों की राय है कि युद्ध आरंभ होने पर समस्त संधियां स्वतः टूट नहीं जाती, किंतु कुछ टूट जाती है और कुछ स्थगित रहती है। विद्वान टूट जाने वाली एवं स्थगित हो जाने वाली संधियों के संबंध में एक मत नहीं है और इसके बारे में कोई सर्वमान्य नियम भी नहीं है, क्योंकि संधियों की प्रकृति और स्वभाव क्या है और संधियों के बारे में संधि करते समय विभिन्न देशों के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको लेकर यह बात निर्धारित होती है कि युद्ध काल में भी संधि स्थगित रहेगी या समाप्त हो जाएगी या आगे लागू होगी। यह सब पक्षकारों की इच्छा पर भी निर्भर होता है। धन्यवाद।